चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के एक्रॉस लिखना सीखे हैं उसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। आपके पास इस तरह का एक छोटा सा अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंस है एक, तो ये रेजिस्टेंस आपके पास 5 ओम है। ये एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस लेट से 2 हेनरी है, ठीक है। सिस्टम में करंट है ऐसे, ए से बी की तरफ करंट है और किसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है और करंट लगातार बढ़ रहा है और करंट के बढ़ने की जो रेट है वो 0.5 एम्पियर पर सेकेंड है। ये di/dt पॉजिटिव है, इस बात का अर्थ है कि करंट बढ़ रहा है, ठीक है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि फाइंड VA माइनस VB, ए और बी पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, चलिए एक काम करते हैं, ए वाले पॉइंट पर हम एक बार के लिए पोटेंशियल मान लेते हैं x। आप इस बात को जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कहीं पर पोटेंशियल कितना माना है, ये x आखिर में कैंसिल हो जाएगा। 0 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते जाओ, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ अगर जाओगे तो एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ करता था बेटा, कितने का? -IR। करंट की तरफ जाते हो तो -IR, करंट के अपोजिट जाओगे तो +IR। तो अगर यहां का पोटेंशियल अगर x है तो यहां का पोटेंशियल x -IR होगा। यहां से आ जाओगे तो पोटेंशियल अगर ड्रॉप होगा IR का, तो यहां का पोटेंशियल हो गया x माइनस I की वैल्यू है 4, R की वैल्यू है 5। यहां का पोटेंशियल आ गया x -20, ठीक है। अब इंडक्टर में आओ, बिल्कुल मत घबराओ। इंडक्टर में जब भी करंट की तरफ जाओगे तो हमेशा एक पोटेंशियल का ड्रॉप देखना, कितने का? -L di/dt, और ये हमेशा साइन के साथ लिख दिया करो, -L। L कितना है बेटा? 2, di/dt कितना है? 0.5, दैट इज -1। माइनस है, इस बात का मतलब है कि यहां से तक आओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? 1 घटेगा, मतलब चेंज कितना है? -1 का चेंज है। यहां का पोटेंशियल x -20 है, यहां से तक एक पोटेंशियल और घटा तो यहां का पोटेंशियल आ गया x -20 -1, दैट कम्स आउट टू बी x -21। मुझसे पूछा है क्या कि a पॉइंट और b पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, तो a पॉइंट का पोटेंशियल तो x, b पॉइंट का पोटेंशियल आ गया x -21। x से x कैंसिल एंड आई थिंक द पोटेंशियल डिफरेंस इज 21 वोल्ट्स। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ए का पोटेंशियल जो है वो बी से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? 21 वोल्ट ज्यादा है। ये बात बेटा आपको समझ में आएगी होगी। इसको सोचने का एक तरीका और हो सकता था, मैं ऐसे कहता कि ये रेजिस्टेंस है, अच्छी बात है, और ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। वो कैसे आएगी? वो हम जानते हैं कैसे आएगी। करंट बढ़ रहा है तो कोशिश क्या होगी? करंट को घटाने की। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसका हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। ये बी, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम। काश इस ईएमएफ की वैल्यू लिख पाऊं। वैल्यू लिखो अब, क्योंकि हायर और लोअर तो आप दिखा चुके हो। वैल्यू होगी mod ऑफ L di/dt। L कितना बेटा? 2, di/dt कितना है? 0.5। तो अब देखना, अब करंट आ रहा है आपके पास, कितना करंट आ रहा है? कितना 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 कितना? 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो यहां से यहां तक पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? IR। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा -20 वोल्ट। ये एक तरह से बैटरी का हायर एंड है, ये लोअर एंड है। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड आओगे तो पोटेंशियल फिर से घटेगा। कितना घटेगा? 1 वोल्ट। तो मैंने -1 लिख दिया।
यहां से यहां तक 20 घटेगा, यहां से यहां तक 1 घटेगा, तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक जो पोटेंशियल घटा है, डिक्रीज हुआ है, वो 21 वोल्ट से। इसका मतलब तय बात है कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट के पोटेंशियल से 21 वोल्ट ज्यादा है। तो आपको अगर फील करना हो कि सर ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं, इसी बहाने हम ऑफ कोर्स है ना थोड़ा सा और बेटर तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना सीखेंगे भी, है ना। चलिए बच्चों, एक और सवाल। हमारे पास ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर, रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये इंडक्टेंस है 5 हेनरी। ठीक है, करंट है ऐसे, करंट है बेटा लेट्स से 5 एम्पियर करंट है, और करंट लगातार घट रहा है, और di/dt की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। करंट अगर घट रहा है तो ऑफ कोर्स di/dt नेगेटिव होनी चाहिए, तो di/dt गिवन है -0.2 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मुझसे फिर से सवाल में पूछा गया कि फाइंड VA माइनस VB, ए पॉइंट और बी पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। निकालेंगे ये रेजिस्टेंस, तो चलो बच्चों वैसा का वैसा दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो ऑफ कोर्स इस इंडक्टर में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, और ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगी। काश उस बैटरी का EMF पता होता, और कौन सी हायर पोलरिटी होगी, कौन सी लोअर पोलरिटी ये पता होता, तो आप कह सकते हो कि सर करंट इस तरफ है और घट रहा है, तो कोशिश होनी चाहिए करंट को बढ़ाने की, करंट को बढ़ाने की, तो इस तरफ लोअर एंड, इस तरफ हायर एंड, ये B, ये रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, करंट इस इंस्टेंट पर आपका 5 एम्पियर है। काश ये EMF लिख पाता। अब EMF में आप साइन की चिंता मत करो, क्योंकि आप हायर किस तरफ है, लोअर किस तरफ, वो आप लिख चुके हो। आप तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की चिंता करो। मैग्नीट्यूड हम जानते हैं L di/dt का मोड, L 5 दे रखा है और di/dt मुझे दे रखा है 0.2 नेगेटिव में, तो उसका मोड लिया, तो ये 1 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा, कितना पोटेंशियल घटेगा, I × R। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, कितने का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, 50 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, माइनस साइन लगा रखा है मतलब घटेगा। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, सॉरी बेटा लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने का बढ़ेगा, 1 वोल्ट का। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अगर यहां का पोटेंशियल अगर x है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x - 50 है, यहां से यहां जाऊंगा तो 1 बढ़ेगा, तो यहां का पोटेंशियल x - 49 है। ए पॉइंट का पोटेंशियल x है, बी पॉइंट का पोटेंशियल x - 49 है। मुझसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, तो आप कह सकते हो कि दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ कोर्स 49 वोल्ट्स। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 49 वोल्ट्स रहेगा। इट्स ओके। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, और हर एग्जांपल का एम यही है कि हम इस तरह की बातें थोड़ी सी सीख लें कि कैसे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है, नॉट अ बिग टास्क। एक सवाल और, ये एक बैटरी भी लगा रखी है, इस बार को केमिकल सेल लगा रखा हुआ, ये रेजिस्टेंस है आपका 4 ओम्स, ये है आपका 10 वोल्ट, ये है आपका 2 हेनरी। करंट इस तरह से है, 3 एम्पियर का करंट है, और करंट जो है वो बच्चों घट रहा है, घट रहा है, इसलिए di/dt आपका नेगेटिव है। ठीक, 1 मिनट बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका A है, ये वाला पॉइंट आपका B है।
सॉरी करंट ऐसे, किसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है, लेकिन हमेशा करंट 3 एम्पियर नहीं है। करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है और करंट घट रहा है। ठीक है, सवाल वही है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। लिख देते हैं, करंट की तरफ अगर जाओगे तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? आई आर घटेगा, इसलिए मैंने लिख दिया -12 वोल्ट। ठीक है बेटा, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो -10 वोल्ट। ठीक है, ये इंडक्टर है, इसमें करंट है, और अगर करंट है वो लगातार कम हो रहा है, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? करंट को बढ़ाने की। करंट को बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप इस इंडक्टर को हटाकर एक बैटरी लगा सकते हो जिसका लोअर एंड इस तरफ, हायर एंड इस तरफ, ऐसे। और ये ईएमएफ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। एल हम जानते हैं 2 और डी आई बाई डी टी इज 0.1। आई थिंक दिस इज 0.2 वोल्ट्स। प्लस माइनस की चिंता इसलिए नहीं कर रहे कि हम पता लगा कि ये वाला लोअर पोटेंशियल है, ये वाला हायर पोटेंशियल है। तो चलिए बात करते हैं, यहां का पोटेंशियल अगर x है तो यहां का पोटेंशियल आपके पास आ गया x -12। यहां से यहां 10 और घटेगा तो यहां का पोटेंशियल आ गया x -22। चलते गए, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 0.2 बढ़ेगा। तो 0.2 बढ़ेगा तो यहां का पोटेंशियल आ गया x -22 प्लस 0.2, तुम्हारे पास वो आ गया x -21.8। यहां का पोटेंशियल x है, यहां का पोटेंशियल x -21.8 है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, x वापस से कैंसिल और आंसर आ गया 21.8 वोल्ट्स। आप हर बार बेटा इस तरह से बैटरी बनाओ, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट ऐसे कि इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो -L डी आई बाई डी टी लिख दिया, वो काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिएगा, ये आपके पास A, ये आपके पास B, ये रेजिस्टेंस आपके पास 4 ओम, ये आपके पास 10 वोल्ट, ये आपका 2 हेनरी। करंट है ऐसे, करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर, और डी आई बाई डी टी जो है वो मुझे दे रखा है 0.1 एम्पियर पर सेकेंड। चले सुनिए बेटा, अगर यहां का पोटेंशियल x है तो रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। कितने का आएगा? IR। तो यहां का पोटेंशियल आ गया x -12। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? 10 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल आ गया x -22। इंडक्टर में करंट की तरफ जाते हो तो मैंने आपको पोटेंशियल ड्रॉप लिखा रखा है, मैंने ऐसे सिखा रखा है, यहां से यहां तक लिख दिया करो -L डी आई बाई डी टी। माइनस, ठीक है, L कितना है? L है हमारे पास 2, डी आई बाई डी टी कितना है? -0.1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 0.2। विथ साइन लिख दिया करो। हम समझ गए कि यहां से तक पोटेंशियल बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 0.2 का। x -22 पहले था, उसमें 0.2 आपने ऐड कर दिया, तो दैट कम्स आउट x -21.8। तो जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो। आप इसको इस बैटरी की तरफ फील करना चाहो, बैटरी की तरफ फील कर सकते हो, और वैसे लिखना चाहो कि सर मैं तो हमेशा इंडक्टर की तरफ जाऊंगा और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस -L डी आई बाई डी टी लिख दूंगा, बिल्कुल लिख सकते हो, हर बार आपका काम बन जाएगा। एक और देखते हैं। हालांकि सब में मैंने सिखाई सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि इंडक्टर की तरफ जाओ, इंडक्टर में करंट की तरफ जाओ तो -L डी आई बाई डी टी लिख दिया करो, और करंट के अपोजिट जाओ तो +L डी आई बाई डी टी लिख दिया करो।
ये इंडक्टर है, 5 हेनरी का, करंट है ऐसे 5 एम्पियर, ये 8 वोल्ट्स, ये 2 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। करंट है ऐसे, किसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है और ये करंट जो है ये बढ़ रहा है और इसका जो di/dt किसी इंस्टेंट पे जो है वो मुझे 0.4 एम्पियर पर सेकंड दे रखा है। करंट बढ़ रहा है, ठीक है। मुझसे सवाल फिर से वही पूछा गया है, VA माइनस VB निकालो, बिल्कुल निकालेंगे। चलिए ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल मान लेते हैं एक बार के लिए x, बी पर मान लो, ए पर मान लो, कहीं पर मान लो, x मान लो। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है, याद तो है ना, कितना बढ़ता है, IR 10 बढ़ जाएगा। x पहले से था तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ा, मेरे पास आ गया x + 10। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना, 8 वोल्ट। x + 10 तो पहले ही था, 8 बढ़ गया, तो मेरे ख्याल से यहां का पोटेंशियल आ गया x + 18। इंडक्टर में करंट के अपोजिट अगर जाओगे, इंडक्टर में करंट के अपोजिट अगर जाओगे तो हमेशा लिख दिया करो +L di/dt, एंड di/dt मस्ट बी विथ साइन। करंट की तरफ जाओगे इंडक्टर में तो -L di/dt विथ साइन। करंट के अपोजिट जाओगे तो +L di/dt विथ साइन। कोई ऐसे उसको बड़ा रिप्लेस करके बैटरी दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा +L di/dt, L है 5, di/dt है 0.4। अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यहां से तक पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 2 वोल्ट बढ़ेगा। x + 18 तो पहले से था, तो यहां का पोटेंशियल आ गया x + 18 + 2, दैट कम्स आउट बी x + 20। यहां का पोटेंशियल x + 20, यहां का पोटेंशियल x। मुझसे डिफरेंस पूछा गया है VA - VB, और जैसे मैंने VA - VB किया, दैट इज x - x + 20, दैट कम्स आउट टू बी -24। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। और बार बार इन सारे के सारे सवालों से सीखा क्या अपन लोगों ने कि आखिर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखना है। तो दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसे बड़ा डालने की कोई खास ज़रूरत है नहीं हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद कर लो कि करंट की तरफ जाओगे तो -L di/dt, करंट के अपोजिट जाओगे तो +L di/dt। बाकी अपन और देख लेंगे, है ना, बाकी अपन और भी देख लेंगे, और भी फॉर्मूले आएंगे बार बार ना। चलिए बच्चों, हम सर्किट्स वगैरह पे फिर आएंगे, उससे पहले बेटा एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। काम आएगा, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो देखते हैं। जैसे याद कीजिए कि कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स थी जिनके पास चार्ज अगर Q और -Q था, तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी, और उस एनर्जी डेंसिटी के कारण कोई ना कोई एनर्जी हुआ करती थी, और उस एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था Q²/2C या फिर ½ CV²। जिस तरह से कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, वैसे ही इंडक्टर भी कोई ना कोई एनर्जी स्टोर करेगा। बस इतना सा फर्क है कि कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो ऑफ कोर्स इंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई इंडक्टर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, और किसी टाइम t पर इसमें करंट गुजर रहा है I। ये करंट शुरुआत में 0 था और बढ़ते बढ़ते करंट I हुआ है। जिस टाइम पर इस इंडक्टर में से करंट I गुजर रहा होगा उस टाइम पर तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। मुझे एनर्जी निकालनी है। सोचते हैं,
इस इंडक्टर में पहले करंट 0 था, अब करंट आई है, इसका मतलब इंडक्टर में लगातार करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है, फ्लक्स इंक्रीज हुआ है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ है तो कोशिश होनी चाहिए फ्लक्स को डिक्रीज करने की, कोशिश होनी चाहिए करंट को डिक्रीज करने की। करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करने के लिए ये जो आपका इंडक्टर होगा इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऑफ कोर्स करंट को सपोर्ट नहीं, बड़ा करंट को अपोज करेगा। और इस ईएमएफ इंड्यूस को हम लिख सकते हैं L di/dt। मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि di/dt आपका पॉजिटिव है और आपका करंट ऐसे आ रहा है। ये बैटरी नहीं है, ये आपका जो इंडक्टर है, जो लूप है, उसी का एक तरह से अलग तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में कोई बैटरी नहीं लगा रखी है, ये बैटरी सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस लूप को या फिर इस इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका L di/dt है। अब जरा याद करो, जब मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सोर्स और लोड पढ़ाए थे, तो चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, दोनों ही केस में मैंने पावर का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया था आपको, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई। बस पावर वाले केस में, सॉरी बेटा, सोर्स वाले केस में दिस वाज द रेट एट विच एनर्जी वाज स्टोर्ड, लोड वाले केस में दिस वाज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इतना ही फर्क था। तो इस केस में अगर ध्यान से देखो तो हमारे जो सोर्स और लोड वाली बातें देखो वो सारे के सारे काम आएंगे। देखना, करंट इज एंटरिंग एट हायर पोटेंशियल एंड एग्जिटिंग एट लोअर पोटेंशियल। रिमेंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखा रखा है, करंट हायर पोटेंशियल से एंटर करे और करंट लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करे। इसका मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए लोड। अगर नहीं याद है बच्चों तो एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर वापस से देखना, सोर्स और लोड वाला। करंट इज एंटरिंग एट हायर पोटेंशियल एंड एग्जिटिंग एट लोअर पोटेंशियल। इट मीन्स दैट दिस अरेंजमेंट, basically this arrangement is behaving like load. It means behaving like load. It means that electrical energy is consumed. Electrical energy is consumed. Electrical energy consume हो रही है। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देती। ये इंडक्टर नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। अगर यहां बल्ब लगा होता तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता लाइट में या हीट में, हीटर लगा होता तो हीट में, पंखा लगा होता तो काइनेटिक एनर्जी में। और अगर यहां पर कोई आपका इस तरह से बड़ा क्या कोई लूप, करंट कैरिंग लूप लगा हुआ है, तो वो कन्वर्ट कर देगा इसको मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक एनर्जी बना देगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। सर किस रेट से हो रहा है काम? बेटा किस रेट से ये काम हो रहा है उसको मैं पावर शब्द दूंगा, और पावर का फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस हम सीख चुके हैं, दैट इज L di/dt। ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। सर मुझे पूरी एनर्जी स्टोर चाहिए, बड़ा पूरी की पूरी अगर एनर्जी स्टोर चाहिए तो पावर इनटू टाइम कर दो, लेकिन सर पावर तो कांस्टेंट नहीं है। कोई बात नहीं, तो पावर इनटू dt करके छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर कितना छोटा सा आपका एनर्जी आई है वो लिख दो और पूरे निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो। पावर हमारे पास आया है Li di/dt इंटू dt। dt से dt कैंसिल, L को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ i di। i को बेटा कहां से कहां तक वेरी करना है? 0 से i। L ठीक है, i di का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स i²/2 कहां से कहां तक? 0 से i। और कुल मिलाकर मेरे पास जो एनर्जी आ गई है उसका फॉर्मूला आ गया बेटा, दैट हाफ L I²। इट इज ए वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। इंडक्टर के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी और उसका जो फॉर्मूला होगा वो हाफ Li² होगा। बिल्कुल वैसे जैसे कैपेसिटर के पास हाफ CV² था, इसके पास हाफ Li² है। वहां पर हाफ CV² वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या नाम था बेटा उसका? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यहां पर दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बेटा,
मैं इन बातों को और रिलेट करूंगा, है ना, और अच्छे से नतीजे पर भी पहुंचेंगे अपन लोग। लेकिन एक बार ना सुनते रहो, एक बार ना, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कराया, बाकी बेटा ठीक है डेरिवेशन वगैरह करता है समझाने के लिए, देखिए देख कैसे लोड की तरह काम कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन आइडियल सोलेनॉइड। किसी आइडियल सोलेनॉइड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो सुनो। बड़ा मान लीजिए ये आपके पास कोई आइडियल सोलेनॉइड है, इसमें करंट है I, करंट है I तो ऑफ कोर्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर करंट I है, मुझे इसका N दे रखा है, N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बड़ा इसकी टोटल लेंथ मुझे L दे रखी है, और इसका जो रेडियस है वो मुझे R दे रखा है, ठीक है। एंड कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सोलेनॉइड भी तो अपने आप में करंट कैरिंग लूप है, और करंट कैरिंग लूप एक इंडक्टर है, तो ये एक इंडक्टर है, तो आप कह सकते हो इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर्ड होगी हाफ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस पता नहीं आपको याद है या नहीं, मैंने आपको सिखा रखा है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू हाफ एल करंट का स्क्वायर, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर एल तो बड़ा आपका वॉल्यूम है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, मेरे पास एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आ गया, बड़ा कितना आ गया हाफ, बड़ा तो आंसर आ गया। मैंने पूछा व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन आइडियल सोलेनॉइड, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। मैंने इसको एक इंडक्टर मान लिया, मान ही सकते हैं, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों को पहले से याद था, तुम्हारा काम बन गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ये जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसको आप एक नाम भी दे सकते हो, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी डेंसिटी। और इसको आप ये भी लिख सकते हो दैट इज म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू नॉट। बड़ा चेक कर रहा, मैंने ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इस तरह से। यार ये म्यू नॉट एन आई मुझे याद आ रहा है कुछ था, आइडियल सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी तो म्यू नॉट एन आई थी, तो मेरे ख्याल से यहां पर आ गया है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हालांकि हम आइडियल सोलेनॉइड कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो तो हम पहले निकाल चुके थे, लेकिन हम बातों ही बातों में हमने एक चीज और निकाल ली है कि जो भी एनर्जी यहां पर स्टोर हुई है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, जो एनर्जी डेंसिटी है, उसका एक फॉर्मूला और आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। याद करो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वहां पर भी हम लोगों ने एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद किया था, और उसका फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ऐसा सा ही फॉर्मूला मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी आ गया, और फॉर्मूला देखो बिल्कुल वैसा का वैसा है, वहां पर ई स्क्वायर यहां पर बी स्क्वायर, यहां पर भी 2 से डिवाइड यहां पर भी 2 से डिवाइड, बस एक अंतर है यहां पर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है यहां पर म्यू नॉट नीचे है, वो तो होना ही था। वहां पर बेटा जितने भी फॉर्मूले हुआ करते थे बेटा उसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे होता था, यहाँ पर म्यू नॉट ऊपर होता था, यहाँ पर ऑफ कोर्स एप्सिलॉन नॉट ऊपर था तो यहाँ पर म्यू नॉट नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां वहां पर कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होगी, और उस एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। आई होप यू गेट द पॉइंट, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ये आपकी एनर्जी डेंसिटी याद रखने वाला सा पॉइंट है ना, आप याद कर सकते हो। अगला फॉर्मूला जो मैंने आपको याद कराया वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां वहां कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होगी, और दैट एनर्जी डेंसिटी विल बी ऑफ कोर्स बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स।
अच्छा रिजल्ट था बेटा, ठीक है, आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। मैं इस पे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, एक दो सवाल है, आराम आराम से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल बेटा मेरे पास ये है कि मेरे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है, करंट कैरिंग शीट है, करंट इसमें यूं जा रहा है, दिस इज इनफाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग शीट, करंट है ऐसे अंदर की तरफ। और इसमें हमें के दे रखा है, के जो है वो एक्चुअली करंट पर यूनिट लेंथ है। बड़ा के क्या है इसमें, करंट पर यूनिट लेंथ, हर बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर करंट गुजर रहा है और करंट पर यूनिट लेंथ मुझे के दे रखा है। इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट से x डिस्टेंस दूर मैंने r रेडियस का एक स्फीयर बना रखा है। फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्फीयर। स्फीयर में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी वो निकालो। अब यार देखो ऐसा है कि इस तरह का सवाल तो हमसे तभी हो पाएगा जब हमें कम से कम है ना इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले आते हैं। भाई फॉर्मूले आते होंगे तभी सवाल हो पाएगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता होगा तभी तो सवाल कर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता होगा तभी तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी लिख पाओगे, अदरवाइज कैसे कर पाओगे। तो वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली बच्चों को याद आ गया होगा कि हमने क्लास में ही ये वाला काम निपटा रखा है कि अगर इनफाइनाइटली लार्ज शीट हो और उसमें करंट अगर इस तरह से हो तो पूरे रीजन में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आएंगे और वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आया करती थी और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हुआ करती थी, कितनी थी, μ0K/2। अब मजे की बात यह कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसलिए हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम है। और हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम है तो आप कह सकते हो कि सर एनर्जी विल बी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मुझे पता है दैट इज b²/2 μ0। इसका वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 πr3। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज b²/2 टाइम्स μ0 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स 4/3 πr3। अब सिर्फ और सिर्फ b लिखना है। इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण यहां से किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आती है, डिस्टेंस पर डिपेंड करती नहीं है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने क्लास में पहले से निकाल रखी है, दैट इज μ0K/2। ये आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करना चाहो बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, बाकी बहुत है, कोई इतना इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यही मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म होती तो हो सकता है कि बच्चों हमें एलिमेंट भी लेने पड़ते, हो सकता है कि हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ता। इस बार हमें कुछ खास इंटीग्रेट करने की ज़रूरत, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या क्या याद किया? पहली बात हमने याद की कि किसी भी लूप का अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस पता हो, उसमें से गुजरने वाला करंट पता हो, तो उस लूप के पास कोई ना कोई एनर्जी होगी और उस एनर्जी की वैल्यू हाफ CV², तो कैपेसिटर के लिए थी, यहाँ पर हाफ LI² होगी और वो एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर सकते हो, दैट इज b²/2 टाइम्स ऑफ μ0। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, एक सवाल होगा। ये मेरे पास एक
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई है, दिस वन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रखा है ऐसे, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है। ठीक है, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है बड़ा वो एल है। ठीक है, ये रीजन जो है, ये रीजन जो है इस पूरे रीजन के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी वो निकालनी। फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस शेडेड रीजन। बेटा इस शेडेड रीजन के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। प्लान तो बड़ा वही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो ऑफ कोर्स इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूं रहेंगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी रहेगी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी रहेगी तो ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड भी रहेगी। लेकिन इस बार पिछले सवाल जितना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां कम है, यहां सबसे कम है। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है। जब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर नहीं है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर नहीं है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि हम सीधा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू पूरा वॉल्यूम नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो ऐसा कोई एलिमेंट चूज करो जहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम हो। सर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहां सेम होगी? बेटा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वहां सेम होगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कहां सेम होंगे? तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट वायर के कारण यहां से x डिस्टेंस यहां चले जाओ, चाहे x डिस्टेंस यहां चले जाओ, चाहे x डिस्टेंस यहां चले जाओ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, म्यू नॉट I अपॉन 2πx। उसी तरह से x डिस्टेंस यहां चले जाओ, x डिस्टेंस यहां चले जाओ, x डिस्टेंस यहां चले जाओ, x डिस्टेंस यहां चलाओ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड थी सेम। तो हम शायद इस तरह से एलिमेंट चूज कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड सेम तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी b² अपॉन 2 म्यू नॉट भी सेम। तो मेरे पास एक प्लान है, यहां से x डिस्टेंस दूर गए, और यहां से x डिस्टेंस दूर जाने के बाद हम लोगों ने इस तरह से एलिमेंट चूज किया dx विड्थ का। dx विड्थ का छोटी सी विड्थ का इसलिए कि हर पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड सेम मान सकूं। लो बेटा, आप तो है ना सिर्फ और सिर्फ इस शेडेड रीजन के अंदर
बड़ा थिकनेस dx है। आप तो सिर्फ और सिर्फ इस शेडेड रीजन के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल दो। बाकी सारी आ जाएगी बेटा। ठीक, तो आई हैव ए प्लान। सुनना, सबसे पहले यहां पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं। इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। तो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी। क्या फॉर्मूला था बच्चे? फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, दैट इज म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स म्यू नॉट कैंसिल, और एनर्जी डेंसिटी मेरे पास आ गई, दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो दैट विल बी एनर्जी डेंसिटी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू ये वाला वॉल्यूम, ये बड़ा वॉल्यूम, ये जो शेडेड वाला वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हम लिख सकते हैं यार। वॉल्यूम लिखना कोई बहुत टफ काम नहीं है। वॉल्यूम होगा 2πx इंटू dx इंटू एल। बेटा 2πx इंटू dx तो ये वाला एरिया आ गया, और अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला सारा का सारा वॉल्यूम आ गया। तो मेरे पास आ गया 2πx dx, ये तो ये वाला एरिया इंटू ये वाली लेंथ, दैट इज एल। एक पाई से पाई गया, एक x से x गया, ओ 2 से 8 गया, नीचे 4 बचा। मुझे अगर एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स लेता रहूंगा, उन सबको जो एनर्जीज उनको ऐड कर लूंगा। एडिशन ऑब्वियसली मींस इंटीग्रेशन। सो यू कुड से कि टोटल एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ du, दैट इज म्यू नॉट बाहर आई स्क्वायर बाहर, म्यू नॉट बाहर आई स्क्वायर बाहर, एल बाहर, नीचे 4π बाहर। बेटा मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ dx अपॉन x बच गया, dx अपॉन x को कहां से कहां तक वेरी करें? आप बोले सर मुझे तो सिर्फ यहां से तक चाहिए, तो x को हम वेरी कर सकते हैं a से b तक, और हमारे पास जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई, दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 4π लॉग ऑफ b अपॉन ए, लॉग b अपॉन। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं कि याद कर लो इसे, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही सवाल है और क्या बेटा, ये थोड़ी याद कर लो, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, मैं इसे बिठा रहा हूं यार, ऐसा ही सवाल एक और पूछना। ऐसा ही सवाल एक और पूछना पड़ा। सुनिए, आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है,
ये इसकी एक्सिस है, ये इसका रेडियस कैपिटल आर। दिस वन इज ए सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर। इसकी बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर दे रखी है। अगर कुछ नहीं दे रखी तो आपको 1 माननी पड़ेगी बेटा, ठीक है। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको म्यू आर गिवन है। अगर कुछ ना गिवन हो तो आप हमेशा इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। अक्सर सवाल में गिवन नहीं होते। इस पूरे के पूरे इस सॉलिड सिलेंडर में, पूरे एरिया में करंट आई गुजर रहा है और ये सारा का सारा जो करंट है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बेटा, अच्छी बात है। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई और चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड magnetic energy stored per unit length inside this solid cylinder। इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी है, कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट लेंथ। तो एक काम करता हूं, यहां से लेकर यहां तक की मैं एक बार के लिए लेंथ मान लेता हूं L, और इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक कितनी एनर्जी है वो निकाल लेता हूं, उसको फिर मैं आखिर में L से डिवाइड कर देता हूं, ठीक रहेगा। चलिए सोचते हैं, अगर इस तरह से करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है, आप लोग जानते हो कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे ऐसे लूप्स बनाती हैं। अंदर वाले पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद नहीं है तो याद करो, क्लास नोट्स में लिखा रखा है। सॉलिड सिलेंडर के अंदर क्या होती है, बाहर क्या होती है, सब बता रखा है तुम लोगों को, ठीक है। अगेन यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से r, चलो r कर लेते हैं, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस दूर मैंने सिखा रखा आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट JR/2। आई रियली होप बेटा आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म तक में सिखा रखा है। बस यहां पर एक हल्का सा चेंज होगा कि म्यू नॉट नहीं, यहां पर मीडियम है दूसरा, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अगर म्यू आर ना दे रखा होता तो हम ऑफकोर्स म्यू नॉट ही लिखते, तो हम म्यू ऑफ दिस मीडियम लिखना चाहिए। म्यू ऑफ दिस मीडियम का मतलब होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। मैं आपको पहले से ये सारी बातें सिखा चुका हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। वो अलग बात है कि हमें सवाल में J गिवन नहीं है, तो J को मैं लिख सकता हूं करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करूं बेटा, एलिमेंट्स लो। एलिमेंट्स कैसे लेने मैं आपको सिखा चुका हूं। r डिस्टेंस पे गए, अगेन बेटा ये L लेंथ, इस तरह से एक इस तरह से फिर से एक सिलेंडर लेंगे हम, इस तरह से। हमने इस तरह का सिलेंडर ही क्यों लिया आप लोग जानते हो, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, सारा का सारा बेटा r डिस्टेंस पे, तो हर जगह से इसकी जो थिकनेस है मैंने वो dr रखी है। dr मीन्स ऑफ कोर्स चेंज इन r, ठीक है।
इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बच्चे बोले सर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे याद है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू नॉट। सॉरी बच्चों, म्यू नॉट नहीं, इस मीडियम का म्यू लिखो, इस मीडियम का। परमिएबिलिटी अगर लिखने तो इस मीडियम का लिखो। सर आपने तो फॉर्मूला म्यू नॉट लिखाया था, मैंने म्यू नॉट तो एरिया वैक्यूम के लिए लिखा है, कुछ नहीं बोल रखा, तो एरिया वैक्यूम ही कंसिडर करते हैं अपन तो। सर यहां तो कुछ और बात तो उस मीडियम का म्यू लिख दो, और उस मीडियम के म्यू को हम कभी लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और भगवान की दया से म्यू आर हमें सवाल के अंदर दे रखा था, अगर ना दे रखा होता तो अपन नहीं कंसिडर करते, कोई दिक्कत नहीं थी। सेट। अब आप कह सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर करना बेटा, म्यू नॉट का स्क्वायर, म्यू आर का स्क्वायर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाई 2 टाइम्स म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट कैंसिल, म्यू आर कैंसिल, और हमारे पास एनर्जी अगर निकालना चाहें तो दैट इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। 8 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका वॉल्यूम में लिखना सिखा चुका हूं। वॉल्यूम होगा ये वाला शेडेड एरिया इंटू लेंथ। शेडेड एरिया है 2 पाई आर इंटू डी आर, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाई यहां से तक की लेंथ, दैट लेंथ इज एल। पाई से पाई गया। सर मुझे तो पूरी एनर्जी चाहिए बेटा, अगर देखो पूरी एनर्जी चाहिए तो इस आर को इंटीग्रेट करना 0 से लेके कैपिटल आर तक, आ जाएगा आंसर। देखो तो सही, अगर आपको पूरी एनर्जी चाहिए तो यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन। म्यू नॉट बाहर, म्यू आर बाहर, आई स्क्वायर बाहर, एल बाहर। म्यू नॉट बाहर, म्यू आर बाहर, आई स्क्वायर बाहर, एल बाहर। नीचे आएगा 4 बाहर, पाई बाहर, आर रेज टू पावर 4 बाहर। अंदर मेरे पास इंटीग्रेशन बच गया आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर। आर को कहां से कहां तक वेरी करना है? 0 से लेकर कैपिटल आर। और हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई है, दैट इज म्यू नॉट म्यू आर आई स्क्वायर इंटू एल अपॉन 4 पाई आर रेज टू पावर 4। आर रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा बेटा आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4, लिमिट लगाऊंगा तो कैपिटल आर रेज टू पावर 4 अपॉन 4, कैपिटल आर रेज टू पावर 4 आपका कैंसिल। मुझे एनर्जी नहीं पूछी है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ पूछी है, तो एल नीचे आ गया एंड द आंसर इज म्यू नॉट म्यू आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर आई स्क्वायर अपॉन 16 पाई। ये हमारा आंसर। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है। इतनी ज़रूरत है एनर्जी डेंसिटी वगैरह में, ठीक है बेटा, मैंने तो ऐसे करा दिए। इतने सवाल तो बेटा अपनी शायद शीट में भी नहीं होंगे, एचसीवी के अंदर भी नहीं होंगे, जितने एनर्जी डेंसिटी के सवाल का अपन ने क्लास में कर लिए, ठीक है। इतने काफ़ी हैं, है ना, चल जाएगा अपना काम, है ना। चलिए बच्चों, हम तो है ना वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस पे आते हैं। हम हल्का सा बहक गए थे, हम थोड़ी सी है ना इस तरह की बातें करने लग गए थे जिसके अंदर हम लोगों ने बातों ही बातों में एनर्जी डेंसिटी निकाल ली थी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और फिर हमने इसी बहाने कुछ उस पर सवाल कर लिए। अदरवाइज हम इस तरह की बातें कर थोड़ी रहे थे, हम तो सर्किट वगैरह की बातें कर रहे थे, और ख़ास तौर से ऐसे सर्किट की बात कर रहे थे जिस सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हो।
और हम हल्का फुल्का सीख भी गए थे कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाते हैं। करंट की तरफ जा रहे हो तो -L di/dt, करंट के अपोजिट जा रहे हो तो +L di/dt वगैरह वगैरह हम सीख रहे थे। इसी बीच में ये फॉर्मूला आ गया तो हमें लगा चलो इस काम को पहले निपटा लेते हैं, बाकी सर्किट सॉल्यूशंस तो हम कर लेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट इज वेरी इजी। सर्किट सॉल्यूशंस। सर्किट में अगर इंडक्टर लगे होंगे तो कैसे करंट वेरी करेगा, कैसे पोटेंशियल डिफरेंसेस वेरी करेंगे वगैरह वगैरह, कैसे पावर वेरी करेंगे, कैसे एनर्जी वेरी करेंगे, इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और नॉट दैट टफ, वेरी इजी। ठीक है, जैसे कैपेसिटर वाली कहानी थी, मोर और लेस वैसी सी कहानी यहां भी आएगी। आपके पास ये एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, ये स्विच है, ये बैटरी है। बैटरी का EMF E है और t = 0 पर हमने स्विच को ऑन किया, तब कोई करंट नहीं बह रहा था। पूरे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस ना हो ऐसा सिर्फ सवाल में ही होता है। आप जानते हैं कि ऐसा कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऑफकोर्स तार में कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, लेकिन सवाल है बेटा, सवाल की तरह करो और क्या है। t = 0 पर सर्किट में कोई करंट नहीं था। ये कोई वायर है जिसने खूब सारे ऐसे लूप्स बना रखे हैं। अगर रेजिस्टेंस ना होता तो करंट आता इनफाइनाइट, आना चाहिए इनफाइनाइट तो करंट। रेजिस्टेंस तो है नहीं, बैटरी लगा रखी है तो करंट तो इनफाइनाइट आना चाहिए ना, कि करंट इज EMF अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 0 तो करंट आना चाहिए इनफाइनाइट। अब भी करंट इनफाइनाइट आएगा, लेकिन इनफाइनाइट करंट आने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर लगा रखा है। इंडक्टर ना लगा रखे होते, सिर्फ स्ट्रेट वायर होता तो स्टॉक से करंट इनफाइनाइट आया था। थियोरेटिकली बातें कर रहे हैं सारी, अदरवाइज हम जानते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में तो जीरो रेजिस्टेंस ही नहीं मिलता अपन को, इनफाइनाइट करंट की बात कहां से आती। लेकिन यहां पर स्ट्रेट वायर ना होकर वायर लूप्स में है, और वायर लूप्स में तो ऑफकोर्स वो उतनी रैपिडली करंट को नहीं बढ़ने देते, और यही तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का फंडा था। करंट अब भी इनफाइनाइट आएगा, लेकिन काफी टाइम बाद आएगा। सर किसी भी टाइम पर कितना करंट आएगा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सवाल लिखिए, फाइंड करंट एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पर करंट कितना होगा? ये तो सवाल का डायग्राम था, अब सॉल्यूशन का डायग्राम। किसी भी टाइम t पर लेट से करंट I है, आप पूरे के पूरे सर्किट में KVL लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लो, याद तो है ना। यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना? E। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, चलते जाओ चलते जाओ। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे, सिखा रखा है -L di/dt। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। यू नो दैट सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हमारे पास आ गया EMF = L di/dt। सब कुछ तो कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो कि E × dt = L × di। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, E और L कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। जब टाइम 0 था तो करंट 0 था, किसी भी टाइम t पर लेट से करंट इज I। और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया है ET, राइट हैंड साइड में मेरे पास आ गया LI। करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है बड़े आराम से E/L × t। किसी भी टाइम पर करंट ही है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अगर करंट है और ये अगर टाइम है तो करंट लगातार टाइम के साथ बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज बेसिकली E/L। और करंट बढ़ते 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 टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर
करंट बेटा कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। अगर ये लूप्स ना होते और स्ट्रेट वायर होता तो यही करंट इन्फाइनाइट यूं हो जाता थियोरेटिकली, अदरवाइज हम जानते हैं कि ये सब बातें फालतू है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल होता, मान लो कि ऐसा तार बनाना पॉसिबल होता जिसमें करंट जीरो हो, सुपर कंडक्टर टाइप कोई सिचुएशन होती, तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि करंट जो है वो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर इन्फाइनाइट होगा इस केस में। अदरवाइज इन्फाइनाइट करंट तो एक झटके में आता। ठीक है, इसका बड़ा है ना, ये इसके इस मूवी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी सत्य घटनाओं पर कोई आधारित नहीं है। ठीक है, सब फालतू बातें। ठीक, सत्य घटनाओं पर क्या आधारित है वो बड़ा ऑब्वियस बात है कि जब सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उसको हम अलग से देखेंगे, उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक, हेडिंग लिखिए बेटा। अब जो रिजल्ट्स हम निकालने वाले हैं वो रिजल्ट हमारे बहुत काम के हैं, हमें याद होने चाहिए। उसे आप थ्योरी मान सकते हो, सवाल मानना चाहिए आपकी मर्जी है, बाकी वो है तो थ्योरी। दैट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। LR सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों। ठीक है, सुनिएगा, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है। कोई सिंपल तार ले लो, सिंपल तार ले लो और उस सिंपल तार के लूप्स बना लो, तो ऑब्वियस बात है तार जो होगा उसमें रेजिस्टेंस तो होगा, और लूप्स बना लिए ऐसे बहुत सारे, तो ऑब्वियस बात है उसमें इंडक्टेंस भी होगा। जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L है और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास R है। शुरुआत में कोई करंट नहीं था, मैंने t = 0 पर स्विच को ऑन किया और एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका EMF मेरे पास E है, और t = 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया। थ्योरी है बेटा, सारी थ्योरी है, सारे फॉर्मूले हमें याद होनी चाहिए, सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, एज ए सवाल करते हैं इसको, मजा आएगा। ठीक है, आखिर में हम याद भी कर लेंगे, याद ना भी हो तो ऐसा नहीं कोई पहाड़ टूट पड़ा है। ठीक है, हम तब भी काम चला लेंगे। लिखो, एट एनी टाइम t find current in the circuit, potential difference across resistance, potential difference across inductor। चौथा, power of resistance, power of inductor। इतना काम करो, बाकी और सोचते हैं। तो ये तो सवाल का डायग्राम था। अब सॉल्यूशन का डायग्राम। किसी भी टाइम t पर मान लेते हैं करंट गया है I, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है VL, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है VR। ठीक है, चलिए केवीएल लगाते हैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना E। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इंडक्टर में करंट की तरफ आऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है -L/dI/dt। ये आपका L/dI/dt क्या है, VL है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडक्टर, याद रखना। चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR ड्रॉप होगा इसलिए माइनस। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आपके पास IR है। छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैपेसिटर में भी आई थी, हमने तब भी सॉल्व कर ली थी। तब तक तो अपन लोगों ने मैथ्स में शायद इंटीग्रेशन पढ़ा भी नहीं था, अब तो पढ़ भी लिया, अब तो बड़े आराम से कर लेंगे। अब तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान आसान काम है। हम लिख सकते हैं इसको E - IR = L/dI/dt। dt को ऊपर ले आओ, di पहले से ऊपर है,
ई माइनस आई आर इसके साथ होना चाहिए, इसलिए नीचे ले आओ। एल कांस्टेंट है इसलिए चिंता नहीं करते। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम जीरो था उस टाइम पर हम जानते हैं कि सर्किट के अंदर करंट जीरो था। सर ऐसा क्यों? बड़ा पहले स्विच ऑफ था, फिर स्विच ऑन किया। हम जानते हैं कि इंडक्टर जो है वो अचानक से अपने अंदर फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा। फ्लक्स चेंज नहीं होने देगा इसका मतलब अपने अंदर से गुजरने वाले करंट को अचानक से चेंज नहीं होने देगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर करंट आपका 0। मुझे किसी भी टाइम t पर करंट चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स t आएगा 0 से t तक, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आएगा l। तो ठीक है बेटा, आएगा कोएफिशिएंट माइनस r, उससे डिवाइड लॉग ऑफ e माइनस आई आर। कहां से कहां तक? मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ e माइनस आई आर, आई को 0 रखा तो अपॉन e इज इक्वल टू t को माइनस आर टी अपॉन एल। हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई किसी भी टाइम पर, सीधा लिख दो बेटा आंसर, दैट इज e बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये आपके पास किसी भी टाइम पर करंट आ गया, किसी भी टाइम पर करंट लिखना हो, ये करंट है। मैं इसको ऐसे भी लिखना पसंद करता हूं, दैट इज ई बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। सर ऐसा क्यों लिखा? बेटा ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ई के ऊपर जो नंबर होगा ना ये यूनिटलेस होगा। भाई ई के ऊपर तो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए ना। ई के ऊपर यूं थोड़ी है कि ना 5 एंगोज, ई के ऊपर 5 न्यूटन, ई के ऊपर 5 kg, ई के ऊपर 5 हो सकता है लेकिन 5 kg थोड़ी हो सकता है। तो ये सारी टर्म आपकी यूनिटलेस होनी चाहिए, और अगर ये यूनिटलेस होनी चाहिए इस बात का अर्थ ये कि इसकी यूनिट अगर सेकंड है तो L बाई आर की यूनिट भी सेकंड होनी चाहिए। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। तो L बाई आर की यूनिट अगर सेकंड होनी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि L बाई आर को आप टाउ लिख सकते हो और इसका एक नाम निकाल सकते हो टाइम कांस्टेंट। और आप फॉर्मूले को अगर याद रखना चाहो तो एक स्टाइल से और याद कर सकते हो। दैट इज E बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाइम। ये आपका करंट आ गया बच्चे, ये आपका करंट आ गया। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर्किट के अंदर करंट कैसे वेरी करेगा, बहुत आसान काम हमारे लिए। अगर ये करंट है और ये टाइम है, बड़ा ग्राफ दिख तो रहा है, तो t इज इक्वल्स टू 0, बड़ा पटकना, e रेस टू पावर 0 हो गया 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट आएगा 0। टाइम बढ़ता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। 1 माइनस 0 इज ऑफ कोर्स 0, करंट की वैल्यू आ जाएगी e बाई आर। तो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर काफ़ी टाइम बाद आपका जो करंट है वो e बाई आर हो जाएगा। So the graph is something like this. मैं आपको पहले भी चीज सिखा चुका हूं कि अगर ये इंडक्टर ना होता और सिर्फ रेजिस्टेंस होता, सीधा वायर होता, तो ये जो करंट E बाई आर हुआ है ये यूं हो जाता, बैटरी का स्विच ऑन किया और सड़क से करंट E बाई आर हो जाता। और अब हम जानते हैं कि करंट हुआ तो E बाई आर ही है, लेकिन होने में वक्त लिया है। और वक्त लेने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो लूप है ये अपने अंदर से गुजरने वाले फ्लक्स को अचानक से चेंज नहीं होने देते, तो ये हल्का सा अपोज करते हैं। और उस अपोजिशन के कारण जितनी रैपिडली आपका फ्लक्स चेंज होना चाहिए था, जितना रैपिडली आपका करंट चेंज होना चाहिए था, उतना रैपिडली नहीं होता, थोड़ा धीरे धीरे होता है, थोड़ा धीरे धीरे होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स भी एग्जैक्टली वही बात बोल रही थी, हम कह रहे थे। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एक टाइम कांस्टेंट बाद कितना करंट होगा, तो मैं कहूँगा करंट विल बी E बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर, बड़ा टी को टाउ रखना, टाउ से टाउ कैंसिल, e की पावर माइनस 1।
ये जो e की पावर है बड़ा, ये 1/e है, बड़ा ये लगभग 2.17 के आसपास रहती है बड़ा इसकी वैल्यू। मेरे ख्याल से बड़ा मैंने तुम्हें सिखा रखी है वैल्यू 0.37 के आसपास आती है। 1/e की जो वैल्यू है बड़ा, ये मेरे ख्याल से 0.37 के आसपास आती है। निकालना चाहो निकाल सकते हो, और आप कह सकते हो कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट जो है जितना मैक्सिमम होना चाहिए था उसका 63% तो हो चुका है। कितना हो चुका है? E/R 1 - 0.37 दैट इज 0.63 E/R। 2 टाइम कांस्टेंट बाद, 3 टाइम कांस्टेंट बाद, 4 टाइम कांस्टेंट बाद आप कह सकते हो कि लगातार करंट बढ़ता जाएगा। आप रफली ऐसा कह सकते हो कि जैसे ही मोर और लेस 4 या 5 टाइम कांस्टेंट आएंगे, टाइम की वैल्यू जैसे 4-5 टाइम कांस्टेंट होगी बेटा, इस टाइम को अगर मैंने 5 टाइम्स टाउ लिख दिया तो टाउ से टाउ क्या हो जाएगा? कैंसिल। e की पावर -5, e की पावर मतलब बेटा 1/e⁵ ये लगभग बहुत छोटी वैल्यू होगी, लगभग 0 होगी, और ये लगभग अगर 0 होगी तो करंट लगभग E/R के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप रफली ऐसा कह सकते हो कि जैसे ही टाइम जैसे ही टाइम 4 या 5 टाइम कांस्टेंट के आसपास पहुंचेगा तब हमारा जो करंट है वो लगभग E/R के आसपास पहुंच गया है। ये स्टेट बेटा आप कह सकते हो ट्रांजिएंट स्टेट या स्टेडी स्टेट, इस तरह के शब्द आप यूज कर सकते हो। कब? ऐसे एग्जैक्टली 5 टाइम्स टाइम कांस्टेंट नहीं, 4-5 टाइम कांस्टेंट के बाद आप कह सकते हो कि सर हाँ जितना करंट आना था सर उतना आ गया, आपको बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से लगातार करंट ग्रो कर रहा है। इसीलिए बेटा आपने नोटिस भी क्या होगा कि मैंने इसमें नाम क्या रखा? ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया अपन ने सोल्व किया इसको। नेक्स्ट अगला सवाल मैंने आपसे पूछ रखा है, बताइए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जैसे जैसे करंट वेरी करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करेगा, क्योंकि तो IR होता है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज सिंपली IR, और ये आ गया E 1 - e⁻⁻RT/L, या तो ऐसे लिख दो, या दैट इज E 1 - e⁻⁻T/τ। ऐसे लगातार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। ग्राफ बेटा वापस से क्या बनाऊं, तुम तो समझ ही गए होंगे। चलो बना देता हूँ रिपीट साइड पे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस और टाइम अगर ग्राफ पूछोगे तो बेटा वैसा सा ग्राफ वापस से आ जाएगा जैसा करंट का आया था, बस इसमें टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हम जानते हैं कि इट इज LdI/dt, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर VL और VR का सम E के बराबर होना चाहिए। तो आप भी कह सकते हो कि सर दैट इज E - VR। भाई VL + VR शुड बी इक्वल टू E, जितना यहां से बढ़ेगा उतना यहां से घटेगा, प्लस यहां से यहां घटेगा। तो आप यहां से यहां कह रहे थे कि E बढ़ेगा, यहां से यहां तक VL घटेगा, यहां से यहां तक VR घटेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो मैं VL को बड़े आराम से लिख सकता हूं E - VR, या फिर LdI/dt कर लो। dI/dt बेटा इस I को डिफरेंशिएट करना है। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज e⁻⁻RT/L, या फिर बेटा दैट इज e⁻⁻T/τ। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, तो शुरुआत में तो बेटा तुम देख रहे हो कि टाइम t = 0 पोटेंशियल डिफरेंस E है, और उसके बाद लगातार घटे जा रहा है। एक टाइम कांस्टेंट पर कोई मुझसे पूछ ले कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो टाइम को टाउ रख दो, टाउ से टाउ कैंसिल, E की पावर -1, E की पावर -1 0.37, तो आप कह सकते हो कि 0.37 ऑफ E। कोई मुझसे पूछ ले कि सर 2 टाइम्स टाइम कांस्टेंट पर क्या होगा, तो टाइम को 2 टाउ रख दो, टाउ से टाउ कैंसिल, E की पावर -2
मेरे ख्याल से 0.37 का स्क्वायर हो जाएगा वो तो आप कह सकते हो कि वो 0.37 का स्क्वायर टाइम्स ई जाएगी। ऐसे मान लो कि टाइम की वैल्यू अगर n टाइम्स टाउ हो गई तो आप कह सकते हो कि है ना इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई रेज टू पावर बटा टी को n टाइम्स टाउ रखना, टाउ से टाउ कैंसिल, ये लो इसको आप लिख सकते हो ई अपॉन ई रेज टू पावर n, या फिर बेटा ई 1/e रेज टू पावर n। 1/e अपन ने याद कर रखा है 0.37, तो आप कह सकते हो दैट इज 0.37 की पावर n टाइम्स e। ठीक है बच्चों, आगे चलो बेटा। नेक्स्ट इज दो सवाल दो बच्चे बेटा, पावर ऑफ रेजिस्टेंस एंड पावर ऑफ इंडक्टर। पावर ऑफ रेजिस्टेंस का तो अर्थ क्या है कि किस रेट से ये रेजिस्टेंस लगातार हीट डिसिपेट कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर पावर ऑफ रेजिस्टेंस तो ऑब्वियस बात है, सॉरी पावर ऑफ रेजिस्टेंस तो ऑब्वियस बात है करंट का स्क्वायर इनटू आर। करंट हम जानते हैं दैट इज ई बाई आर, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल, इस पूरे का तो स्क्वायर टाइम्स आर। तो किसी भी टाइम पर आपको अगर रेजिस्टेंस का अगर पावर चाहिए तो आप कह सकते हैं दैट इज ऑफ कोर्स ई स्क्वायर बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल लिख दो, फिर टी अपॉन टाउ लिख दो, इसका स्क्वायर। ये रेजिस्टेंस पावर का, अच्छी बात बेटा। इंडक्टर का पावर क्या है? पहली बात तो इंडक्टर के पावर का अर्थ क्या है? इंडक्टर के पावर का अर्थ है कि किस रेट से इस इंडक्टर ने इलेक्ट्रिक एनर्जी खाई है या फिर किस रेट से उसने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर की है, एक ही बात है। और आप उसको लिख सकते हो, सर फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इनटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इनटू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर बेटा हमने निकाला था अभी, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। करंट हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज ई बाई आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। और हमारे पास पावर ऑफ इंडक्टर बड़े आराम से आ गया, ई स्क्वायर अपॉन आर ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। ये वो रेट है जिस रेट से आपका इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और मैग्नेटिक एनर्जी लगातार स्टोर कर रहा है। रेजिस्टेंस का पावर तो लगातार टाइम के साथ बढ़ ही रहा है। टाइम बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बाहर साइन क्या है माइनस, तो ये टर्म घटेगी, बाहर साइन क्या है माइनस, ये टर्म लगातार बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का पावर तो लगातार बढ़ ही रहा था, बढ़ना ही था, पूरे टाइम लगातार करंट बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस का पावर तो लगातार बढ़ेगा। हाँ, काफी टाइम बाद अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस का पावर भी कभी न कभी जाके कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर को देखो, इंडक्टर का जो पावर है, इंडक्टर का पावर मतलब जिस रेट से इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो जो है वो लगातार नहीं बढ़ रही है, बल्कि शुरुआत में भी जीरो है और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट पर भी जीरो है। चेक करो, टाइम t इक्वल टू 0 पर करंट जीरो है, लेकिन VL E है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से जीरो आ गया। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर करंट E बाई आर है, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर वो जीरो है। तो शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर ये जीरो है, इसलिए पावर जीरो हो गया इंडक्टर का। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर करंट ठीक ठाक आ गया, लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया। इसका मतलब शुरुआत में भी इंडक्टर के पास पावर जीरो है और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर भी पावर जीरो है। तो इसका मतलब पहले पावर बढ़ी होगी फिर पावर घटी होगी। तो ऐसे में हम है ना इंडक्टर की जो पावर है उसको और बेटर तरीके से भी सोच सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंडक्टर की जो पावर है उसका अगर मैं टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि t इज इक्वल्स टू 0 पर पावर जीरो है, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी पर जीरो है, तो बड़ा बीच में पहले पावर बढ़ी होगी और फिर घटी होगी। बीच में ऐसा कोई टाइम आया होगा जब आपका पावर सबसे ज्यादा है।
काश ये टाइम पता लग जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पता चल जाएगा किस टाइम पर पावर सबसे ज़्यादा है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा चाहिए उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। अभी करता हूँ डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/τ e रेज़ टू पावर -t/τ माइनस माइनस बेटा +2/τ e रेज़ टू पावर -2t/τ। इट शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा मेरे पास 1/τ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया e रेज़ टू पावर -t/τ शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर -2t/τ। ये इधर गया तो मेरे पास आ गया e रेज़ टू पावर t/τ इज 2। इस 2 और इससे हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई बेटा। क्या वैल्यू आ गई बेटा? टाइम की वैल्यू आ गई है टाउ टाइम्स ln2। इस टाइम पर आपका पावर सबसे ज़्यादा होगा, टाउ टाइम्स ln2 पर आपका पावर सबसे ज़्यादा होगा। और इस टाइम को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो तुम्हारे मैक्सिमम पावर की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। इंडक्टर का जो मैक्सिमम पावर आएगा वो आएगा e²/r, तो ठीक है। इस टाइम पर e रेज़ टू पावर -t/τ को तुम लिख सकते हो हाफ। बेटा e रेज़ टू पावर t/τ अगर 2 है तो e रेज़ टू पावर -t/τ क्या होगा? e रेज़ टू पावर t/τ अगर 2 है तो e रेज़ टू पावर -t/τ क्या होगा? 1/2, तो 1/2। ये इसका स्क्वायर है तो 1/4। बड़ा ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं होगी ना, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू मेरे पास आ गई है e²/4r, तो ये आपका आ गया e²/4r। इस टाइम पर आपका पावर सबसे ज़्यादा होगा। ln2 की वैल्यू बेटा मेरे ख्याल से 0.693 होती है। 0.693 टाइम्स टाउ पर आपका पावर सबसे ज़्यादा होगा और उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी e²/4r। और तो और कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये वाला एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, तो मैं ये एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकता हूँ। थोड़ा सा जो मेहनती बच्चा होगा वो बोलेगा कि सर ये एरिया निकालने के लिए मुझे इस पावर को टाइम के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बिल्कुल कर सकते हो, मेरा मन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं इंडक्टर के पावर और टाइम को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो इंडक्टर की एनर्जी तो आएगी, और इंडक्टर की एनर्जी मैं जानता हूं कि कितनी होगी। इसका एरिया जो होगा वो इंडक्टर की एनर्जी होगी और उसका फॉर्मूला है हाफ L करंट का स्क्वायर। बड़ा टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी तक करंट निकाल रहे हो तो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी तक का एरिया निकाल रहे हो तो करंट भी कहाँ तक का? टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी तक का। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर करंट की वैल्यू मुझे पता है करंट की वैल्यू मुझे पता है E/R, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो E²/R²। और हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई है L E²/2R²। ये एरिया बोल दो या एनर्जी बोल दो, एक ही बात। चाहो तो बड़ा आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, बहुत टफ इंटीग्रेशन थोड़ी, आसान से इंटीग्रेशन है, आसान कर सकते हो, करना चाहो कर सकते हो। तो बेटा मैंने जो भी ग्रोथ ऑफ करंट था उसमें जितनी बातें हो सकती थी मैंने मोर और लेस सारी की सारी बातें एक बार के लिए बता दिया, और आपने इस बात को नोटिस कर लिया कि क्या क्या किस किस टाइम पर कितना कितना करंट है। अच्छे रिजल्ट हैं, चाहो तो आप याद भी कर सकते हो। बाकी हम धीरे धीरे सवाल करते करते इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पकड़ ही लेंगे, ठीक है। आगे चलिए।